Hello aspirants, welcome to the video session. So in this video session, we are going to basically discuss that what is the foundation mentorship course that is currently running. तो बेसिकली जब हम फाउंडेशन मेंटरशिप कोर्स बना रहे थे तो हमने एक बड़ा बेसिक सा सवाल अपने आप से पूछा कि एक एस्पिरेंट को या फिर एक जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट होता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, व्हाट ऑल इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिज और हर सक्सेस. So the first thing that we got, it is that you should have the conceptual clarity. The conceptual clarity, it is utmost important. अगर आपको यही नहीं पता होगा that what all is anthropology about, how the anthropology works or how the anthropological methods they work, या फिर आपको यही नहीं पता that marriage क्या होती है, family क्या होती है, और आपको जितना सिलेबस के अंदर लिखा गया है ऑल द कीवर्ड्स दैट हैव बीन रिटन इन द सिलेबस, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम देम. You should know the anthropological perspectives. You should know that what that particular concept is. So basically the conceptual clarity, it means that you should know the syllabus. You should have a very deep and keen understanding of that. The second thing, it is you should have solved all the previous year questions. ठीक है, मार्केट के अंदर या फिर जो यूपीएससी की वेबसाइट है उसके अंदर आई थिंक 1986 से जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं. सो ऑल्दो द पैटर्न इट वाज नॉट सेम एज वी हैव हियर इन 2023, 2024, 2025. सो द पैटर्न इट वाज डिफ़िकल्ट और पैटर्न इट वाज डिफरेंट, बट अगेन जो भी सवाल यहाँ से पूछे गए हैं 1986 से लेके 2023 से पूछे गए हैं, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक सवाल को आप सॉल्व करके देखिए, बट यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. द थर्ड थिंग, इट इज़ द आंसर राइटिंग. यू शुड हैव डन द आंसर राइटिंग in a very proliferant way, in a best possible way. You should have written the daily worksheets. उसको evaluate करवाइए. उसी के साथ साथ आपको जो टेस्ट सीरीज़ दी जाती है उसको आप अच्छे तरीके से लिखिए. ठीक है, स्टॉप वॉच लगा के प्रॉपरली देखिए कि कितना टाइम एक क्वेश्चन के ऊपर जा रहा है. इससे बेसिकली 2-3 चीज़ें होती हैं. एक तो है कि जो आपने ऊपर से कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली होती है, जो भी आपने कंसेप्ट डेवलप किया होता है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाता है. So the presentation, it is very important. So the answer writing becomes very important. So this is what everybody does. ये काम हर कोई करता है. कोई भी आप टॉपर उठा लीजिए, कोई भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट उठा लीजिए, वो ये काम करेगा ही करेगा. उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व्ड होंगे, बहुत अच्छे से उसको उसकी समझ होगी कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं. और कई बार ऑप्शनल के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने अच्छे से करते हैं दैट वी आर एबल टू प्रेडिक्ट दैट व्हाट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट ईयर और व्हाट इज़ ऑल गोइंग टू बी आस्क्ड. Then the answer writing, how to draw the diagram in a timely fashion, how to introduce, what all to write in the body part, how to connect each and every point with the question, how to conclude. So 2-3 introductions they are ready made with them, 2-3 conclusions जो है वो लिख लेते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो है वो आंसर राइटिंग के अंदर आती हैं. यू कैन वेरी इजीली स्कोर अबाउट 290+ मार्क्स इफ़ यू आर डूइंग दीज 3 कंपोनेंट्स वेरी रिलीजियसली. एंड देन देयर कम्स द फोर्थ कंपोनेंट्स जो कि बहुत कम लोग करते हैं. रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग टू सिद्धार्थ राम कुमार, तो उनके अंदर खास करके जो उनके नोट्स थे जो बाद में उन्होंने मुझे भेजे, तो उसके अंदर ये चौथा जो कंपोनेंट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से इनग्रेन्ड था. दैट वॉज द करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स इट इज़ नॉट लाइक द जर्नल स्टडीज़. what we see in the journal studies that the basic questions are asked. Here the current affairs, it means the recent research that has been done on some of the topics. So in the cultural anthropology, the recent research that has been done on the changing patterns of marriage, changing patterns of family, changing patterns of kinship, they are very important. Then the recent research or the recent trends, the effects of globalization
on the tribal economy, tribal politics. It is very important. What is happening in Africa in different tribes, it is very important. How their weaponization, it has led to certain changes, it is very important. Then in the methods and methodology section, how are currently we analyzing the data, it is very important. Thus the question on the computer softwares this year, it was asked, it was all about the current affairs. So the current affairs basically means the recent research in the cultural anthropology part. Then it comes to the biological anthropology part. Again, there has been research on increasing cardiac arrests in India. There has been research on increasing or incident of starvation, or the incident of starvation over the previous decade in the third world countries. Then there is research going on the diabetes or increasing incident of diabetes in the Indian population, especially in the Southeast Asian population or in the South Asian population. So all those studies, they are going on. And in the archaeology part, we have the studies going on in Rakhigarhi. That is very important. Then we come to the Indian anthropology part, how the Indian family structure or how the Indian demography structure, it has been changed or has been changing in the different states or in the different regions, and what all are the factors behind it. Indian perspectives say they are very, very, very important. And again, time and again, the questions will be asked. The racial patterns in Indian population, the recent studies from the recent studies that happened around 2010, they are very important. So this all comprise the current affairs. Or I would say that, okay, not current affair, but the current research, or sometimes we can also write the recent research. So recent research is very, very, very important. बेसिकली व्हाट इट डज इज़ कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आपकी जो ऊपर वाली 3 चीज़ें होती है उनको और ज़्यादा एनालिटिकल बनाती हैं. ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली 3 चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा एनालिटिकली आप लिखोगे, जितना ज़्यादा इनको एनालिटिकली समझोगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आते हैं. ठीक है, सो इन द पेपर फर्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर सेकेंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो अब हमें ये सारी चीज़ें पता थी दैट दिस इज़ व्हाट यू नीड सो दैट यू इफ़ यू वांट टू गो अबाउट और यू वांट टू पास दैट थ्रेशहोल्ड ऑफ 300 मार्क्स, दिस इज़ व्हाट यू नीड. अब इसके लिए बच्चे अक्सर करते क्या थे, फाउंडेशन एक टीचर के पास चले गए, या फिर फाउंडेशन के लिए जो है वो एक तरह की क्लासेस लगाई, उसके लिए अलग से फ़ीस दी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर एडवांस क्लासेस के लिए अलग से फ़ीस दी है. आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग से फ़ीस दी. फिर उसके बाद करंट अफेयर्स ढूंढने के लिए बेचारे मार्केट में जो है वो धक्के खा रहे हैं, या फिर कभी इसका कुछ मैगज़ीन ले लिया, कभी इसका ले लिया, कभी किसी के नोट ले लिया, कभी किसी टॉपर के पास चले गए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. सो बेसिकली मैंने कहा कि रादर देन हैविंग दिस कि बच्चे जो है वो भटकते रहें, क्यों ना हम एक ऐसा कोर्स बनाएं जिसके अंदर सारी चीज़ें दी जाएं. Everything it should be provided in only one course. So then we basically assembled this particular course, the foundation mentorship course. Here the conceptual classes. See, if you want to have the conceptual clarity in anthropology, basically we should divide the syllabus into 6 parts. The first part, it is the cultural institutions. The second part, it is the theories and methods. The third part, it is the biological anthropology. The fifth part, it is the archaeological anthropology. The fourth part is archaeological anthropology. The sixth part is the Indian sociology or Indian anthropology. And the sixth part, it is the tribal anthropology or tribal studies. So all these sections, the cultural anthropology, it has the section of the primary institutions. What are the primary institutions? Basically the marriage,
family, kinship, political anthropology, economic anthropology, religious studies or religious anthropology or religion and anthropology, and then there is the institution of language. ठीक है, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ जाती हैं. थ्योरीज एंड मेथड्स के अंदर अगेन जैसे जैसे एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुई है उन लोगों ने अपने अपने मेथड्स बनाए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट टिल पोस्ट मॉडर्निज्म. वो सारे मेथड्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं. बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो एवोल्यूशन से लेके आजकल आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं एपिडेमोलॉजी तक, और इन दिक्कतों को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आ जाती हैं. देन द आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बेसिकली हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री तब तक की जो एक जर्नी है जब तक इंसान ने लिखना नहीं सीखा था. ठीक है, दैट इज़ दी प्री हिस्ट्री. देन प्रोटो हिस्ट्री. इंसान लिखना सीख जाता है लेकिन उसने क्या लिखा वो हमें समझ में नहीं आ रहा है. दैट इज़ प्रोटो हिस्ट्री. आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली डील्स विद दीज टू फेजेस. यहाँ पे इंसान का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसके मटेरियल कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसके नॉन मटेरियल कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डिस्कस होती हैं. देन द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी. इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो भी हम ये यहाँ पे चीज़ें होती हैं पेपर 1 के अंदर करते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम बेसिकली इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कल्चरल इंस्टीट्यूशन के अंदर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को स्टडी करते हैं और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कास्ट सिस्टम आ जाता है. थ्योरीज एंड मेथड्स के अंदर हम डिफ्यूजनिज्म और जो फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म है उसको हम स्टडी करते हैं. यहाँ पे एम एन श्रीनिवास की थ्योरी और एल पी विद्यार्थी की थ्योरीज आ जाती हैं. तो बेसिकली जो पेपर 1 यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हमें देखने को मिलता है. देन उसके बाद बात आती है ट्राइबल स्टडीज़. ट्राइबल स्टडीज़ के अंदर ट्राइबल्स को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, सरकार की नाकामियों की वजह से ट्राइबल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके अंदर सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके अंदर कल्चरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम ट्राइबल स्टडीज़ या फिर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. सो इन दिस वे द कंसेप्चुअल क्लासेस दे आर ऑर्गेनाइज्ड, ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सकें. ठीक है, तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं. Conceptual classes, then the previous year questions. Again the previous year questions, the material of the previous year questions that you can see on this particular channel called Anthroशाला, यहीं पे आप देख सकते हैं. तो मटेरियल जो है वो भी बच्चों को इसी कोर्स के अंदर दिया जाता है और उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे जो डिस्कशंस हैं, डिस्कशन लेक्चर्स हैं, वो भी बच्चों को इसी के अंदर दिए जाते हैं. देन उसके बाद बात आती है डेली वर्कशीट्स की. वाइल यू आर डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि आपको रेगुलरली 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं लिखने के लिए. आप रेगुलरली उन क्वेश्चंस को जो है वो लिखते हो, मैं उनको एवेल्युएट करता हूँ. इफ़ देयर आर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज इन योर आंसर राइटिंग स्टाइल, इफ़ यू आर नॉट डूइंग द इंट्रोडक्शन प्रॉपरली, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, यू आर नॉट इंटरप्रेटिंग इट प्रॉपरली, यू आर नॉट कंक्लूडिंग इट प्रॉपरली, तो वो सारी चीज़ें जो है, जो भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं, वो सारे के सारे डेली वर्कशीट्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिए जाते हैं. और डेली वर्कशीट्स इस तरह से होती हैं, लेट्स से हमने मैरिज का कोई एक चैप्टर जो है वो सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैरिज के सॉल्व किए, और उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से अपने सवाल को, अपने आंसर्स को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, उसके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सब कुछ है. तो बेसिकली पहले जो है वो कुछ 1-to-1 सेशंस ले लिए जाते हैं. देन जब बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ आता है, देन बेसिकली आई यूज़ दी वॉइस नोट्स. मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉइस नोट्स के ज़रिए गाइड कर देता हूँ. इसके साथ 2 चीज़ों की बहुत अच्छी श्योरिटी रहती है आपको. पहली चीज़, आपको टाइमली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो गाइडेंस चाहिए होती है, वो आपको मिल जाती है टाइमली मैनर के अंदर. विद इन 24 आवर्स इट विल बी डन, so that you are able to improve consequentially. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैठे हो और सर चेक करेंगे, पता नहीं कब चेक करेंगे और पता ही नहीं कब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. द सेकेंड थिंग इज यू विल हियर माई वॉइस. ठीक है, तो इससे आपको ये अश्योरिटी रहेगी कि दैट देयर इज नो
पेपर चेकर और देयर इज़ नो XYZ एवेल्यूएटर, ठीक है, जिसको खुद को ही नहीं पता है कि वो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, किस तरह से लिखना चाहिए, वो जो खुद फेल कर रहा है वो आपकी कॉपीज़ को जो है वो चेक कर रहा है, ठीक है। तो इन 2-3 चीज़ों की आपको खूब अश्योरिटी रहेगी डेली वर्कशीट्स के साथ। देन उसके बाद देयर इज़ टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ का जो सबसे फंडामेंटल एम होता है वो यही होता है कि बेसिकली आपको गाइड कर दिया जाता है कि टाइमली मैनर के अंदर किस तरह से चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो उसी का जो टेस्ट सीरीज़ है प्लस उसके जो डिस्कशंस होते हैं, जो भी पेपर्स हैं, उसके सॉल्यूशंस, एवरीथिंग विल बी देयर इन द फाउंडेशनल मेंटरशिप कोर्स, ठीक है। देन उसके बाद इससे सबसे ऊपर जो भी करंट रिसर्च चल रही है, अलग से एक करंट अफेयर्स का फोल्डर बनेगा इसी के अंदर। तो उसी के अंदर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव एनरोल्ड इनटू द कोर्स, लेकिन आपने अटेम्प्ट देना है 2025 का या फिर इससे भी बाद का, तो जो भी करंट न्यूज़ है या फिर करंट रिसर्च चल रही है या फिर करंट डिबेट्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो इस फोल्डर के अंदर अपडेट होती रहेंगी। तो इससे क्या होता है कि आपको जो एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी और ज़्यादा रिफाइन हो जाती है, आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये कोर्स काम कैसे करता है। अब ये तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे मैं किस तरह से काम करता हूँ। वेन एवर यू विल एनरोल इन द कोर्स, पहली बात है कि हमारी जो है वो बातचीत होगी। बेसिकली मैं ये एनालाइज करने की कोशिश करूँगा कि आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फिर कंसेप्चुअल क्लासेस की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने सोर्सेज आपने पढ़ रखे हैं। कई बच्चे जो है वो स्टार्टिंग से शुरू कर रहे होते हैं, तो उनको स्टार्टिंग से कंसेप्चुअल क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। कई बच्चे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बायोलॉजिकल में आके अटक जाते हैं, तो उनको सिर्फ उसकी ज़रूरत है। कई बच्चों को सिर्फ पेपर सेकंड के अंदर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बच्चों को आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है। कुछ कंसेप्ट्स जो है, कुछ गिने चुने कंसेप्ट्स जो है वो वीक रह जाते हैं। तो हर कोई सेम नहीं है, एवरीबडी इज नॉट सेम, सो वी कैन नॉट अप्लाई द टॉप टू बॉटम अप्रोच टू एवरी वन ऑफ यू। तो बेसिकली पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ द काउंसलिंग सेशन। मैं खुद एक काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करता हूँ, बातचीत होती है एस्पिरेंट के साथ, और उस बातचीत से बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि आपको किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद उसी के हिसाब से आपका एक वर्किंग या फिर आपका एक जो टाइम प्लान कह लीजिए या फिर एक स्टडी प्लान जो है वो बना दिया जाता है कि आपको अब क्या क्या करना है, ठीक है। तो स्टडी प्लान बनाने के बाद जो है वो आप अपने हिसाब से, अपने टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो अपने डेली टारगेट्स है वो बनाते हैं, मेरे साथ उसकी पिक्चर जो है वो शेयर करते हैं, एंड रेगुलरली ऑन दी व्हाट्सएप और ऑन एनी मैसेजिंग ऐप मैं आपसे जो है वो रिपोर्ट्स लेता रहता हूँ कि आपके डेली टारगेट्स कितने अचीव हुए हैं और कितने अभी रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि आपको जो डेली टारगेट्स है वो अचीव करने ही करने हैं। लेट्स से यू हैव टू गो समवेयर, कोई अर्जेंट काम आ गया है, डेली टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे हैं, तो मुझे पता रहता है कि आपके डेली टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं हो रहे हैं, और इन्हीं डेली टारगेट्स को फिर आप अगले अपने सेशंस के अंदर या फिर अगले हफ्तों के अंदर, अगले कुछ टाइम के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। देन we have the weekly doubt sessions. These weekly doubt sessions, they will be conducted on the weekly basis. Now in these weekly doubt sessions you can ask the academic doubts also. अगर आपको कुछ एंग्जाइटी जैसी कुछ भी परेशानी हो रही है,
कुछ भी साइकोलॉजिकल, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही है, सिंस वी ऑल हैव गॉन थ्रू द जर्नी। मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि क्या क्या झेलना पड़ता है बच्चों को। तो कुछ भी है दैट यू कैन डिस्कस इन दोज वीकली डाउट सेशंस, ठीक है। तो इन दीज डाउट सेशंस एवरीथिंग रिगार्डिंग फ्रॉम द academics till your time management, everything will be discussed. Then there is huge amount of flexibility. If you are a working professional, no problem. The daily targets, it will be according to your own need, and then the timely evaluations will be there. I will evaluate them. मैं करूँगा भाई, evaluate खुद करूँगा, ठीक है। Since I can evaluate only few students, I can provide these services to only very few students, तो इसकी जो सीट्स हैं वो भी लिमिटेड होती हैं, ठीक है। जनरली आई डू नॉट टेक मोर देन 30 to 35 स्टूडेंट्स, इतनी ही होती है मेरी कैपेसिटी। इससे ज़्यादा बच्चे जो है वो मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रखी जाती हैं। 35 से ज़्यादा बच्चे ना ही मैं इंटरेस्टेड होता हूँ उससे ज़्यादा बच्चे पढ़ाने में, और सिर्फ इतने से बच्चे जो है वो इसके अंदर लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले साल देयर वर अबाउट 25 स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है, ऑल्दो हु वर राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 25 बच्चे थे, and out of those 25 students we have got selections of about 14 students, ठीक है। so this course is very effective, ठीक है। and regarding she will be in this session, आपको जब आप enroll करेंगे she will be your batchmate, ठीक है। तो these are the students that were enrolled इन दी कोर्स एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तभी इस प्रोग्राम को हमने जो है वो आगे करने की कोशिश की है, आगे इसके बारे में सोचा है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड मीट यू इन दी सेशंस और मीट यू इन दी प्रोग्राम। थैंक यू।